Friends, welcome in my YouTube classes. Students, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता. स्टूडेंट्स, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें. यदि कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उसमें कमेंट करें. स्टूडेंट्स, कमेंट्स की प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करके मिल जाएंगे आपको. स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लास 12th. सो स्टूडेंट्स, हम बात करें तो मेटल्स जो होती हैं वो जनरली हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलती हैं. वो नॉर्मली हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम मेटल जो है वो इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंट होती हैं. बहुत कम मेटल्स होती हैं जो आपकी प्योर फॉर्म में या आपको इजीली सेपरेट हो जाती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल ऑर्स की. तो देखिए, मिनरल्स तो जितने भी हैं वो सभी मिनरल्स हैं, बट ऑर्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज का अमाउंट कम होता है और मेटल की प्रेजेंस ज्यादा होती है. So we can say that all minerals are not ores, but all ores are minerals. सारे मिनरल्स जो हैं वो ऑर्स हो सकते हैं. देखिए, आप गोल्ड और प्लेटिनियम की बात करेंगे तो गोल्ड और प्लेटिनियम क्या है अपने आप में, ये ज्यादा मतलब लेस रिएक्टिव मेटल है, प्योर फॉर्म में ज्यादा मिलती है. सो दैट इज द टेबल टू शो द रिलेटिव अबेंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट. ये आपकी अबेंडेंस यानी कि अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला मेटल है. देखिए, एल्यूमिनियम और आयरन और ये दोनों और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं. स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम 8.23, आयरन 5.80. ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट मेटल हैं जो आपकी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं. सो वी कैन चेक, आप कह सकते हो थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट भी है एल्यूमिनियम, फोर्थ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट आयरन है. तो इनके लिए वन बाय वन करके एक एक ऑर्स के बारे में और इनके कंपोजिशन यानी फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेंगे. देखिए, एल्यूमिनियम के, आयरन के, कॉपर के, जिंक के. अब इसमें एक मेन जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट होगा मिनरल्स का यानी मेटल का, वो आपके लिए ऑर्स रहेगा. मोस्टली ये एरिया है जहां पर आपका एल्यूमिनियम मिलता है सबसे ज्यादा अमाउंट में. माइका की फॉर्म में या क्ले की फॉर्म में मिलता है जिसमें एल्यूमिनियम आपका प्रेजेंट होता है. देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप इसके स्ट्रक्चर को. देखिए, बॉक्साइट का हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स. और इसके अलावा आपका रूबी, सल्फर, ये भी आपके लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम कवर करते हैं. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जितने सब मिलाकर हैं उतने ट्रांजिशनल मेटल्स हैं ओनली आपके. ठीक है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा होगा आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर, कितना एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, कितना ऑक्सीजन, कितना क्रोमियम प्रेजेंट है उसके अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्रोमियम जो है वो अपने आप में एक इम्प्योरिटीज है. आपको इसमें देख सकते हैं आप, इसमें देखिए निकेल, ऑक्सीजन और आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, टिन. तो यहाँ पे ये जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो निकेल, कोबाल्ट और टिन है आपके. ठीक है, तो ये आपको इम्प्योरिटीज यहाँ पर याद ध्यान रखनी है. अब आयरन ऑर्स की बात कर लेते हैं. तो देखिए, आयरन ऑर्स आपके मेनली ये होते हैं, आप चेक कर सकते हैं इसमें. ठीक है, अब स्टील, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील की बात करें तो देखिए, स्टील का मैन्युफैक्चर आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है वो भी देख लीजिए. हमारी आयरन की बॉडी में यानी ब्लड में भी आयरन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में. ठीक है, तो आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद कॉपर की बात कर लेते हैं. देखिए, कॉपर और जिंक इस फॉर्म में मिलते हैं हमें, कॉपर पायराइट की फॉर्म में और जिंक ब्लेंड की फॉर्म में हम उन्हें रिलीज करते हैं. क्यूपराइट देखिए, जिंकाइट देख लीजिए, ZnO, क्यूपराइट CO2O. ये हमारे जिसमें ज्यादा मेटल प्रेजेंट होगा बस वही हमारे लिए प्योर रहेगा. आप इसे बहुत ध्यान से देखते हैं. मैलाचाइट देखिए और कैलेनामाइन. सो हम बात करते हैं कि ग्रुप पीरियोडिक टेबल में कैसे जो आपके एलिमेंट्स हैं उन्हें प्योर फॉर्म में फाइंड आउट किया जाता है. स्टूडेंट्स, देखिए, अर्थ जो है हमारी वो मिनरल्स से भरी पड़ी है. उसमें तरह तरह के एलिमेंट्स मिनरल्स की फॉर्म में, ऑर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं. उन्हें हम बस सर्च करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं और फिर प्योरिफाइड करने के लिए प्रोसेस यूज करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें ये अलग अलग पिक्स हैं इसकी, जो आपके मेटल्स के ऑर्स हैं या मिनरल्स हैं जिन्हें हम इजीली यूज करते हैं आइडेंटिफाइड करने के लिए. स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. तो देखिए, आप ऑर्स बॉक्साइट को देख लीजिए जिनसे हमारी एल्यूमिनियम मिलती है प्योर होकर हमें. तो आयरन से मिलता है, ऑर्स से मिलता है हमारा मेटल. ऑर्स को धीरे धीरे अगर प्योर किया जाता है और उससे मिलता है हमें मेटल प्योर फॉर्म में. So we will discuss about the extraction and the isolation of metal from ores. First, concentration of ores. Second, isolation of the metal from its
concentrated ores, and last one is refining of the metals. देखिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से आपका जो मेटल है वो प्योरीफाई करने के लिए एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आप उसे मेल्ट करते हैं, तब आपको एक कंबाइंड स्टैंड मिलती है। उसमें आपका सैंड भी होता है, क्ले भी प्रेजेंट होती है, और उसे हम रिमूव करते हैं, जिसे हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके इस तरीके से आपको मेटल मिलता है। अब मेटल की यदि कंबाइंड स्टेट है तो उसमें गैंग भी प्रेजेंट होगा, तो उसकी ड्रेसिंग की जाती है। कंसंट्रेशन करने के प्रोसेस देखिए 4 प्रोसेस हैं: हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, लीचिंग। ठीक है, वन बाय वन एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बात करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग की। सो द difference in the physical properties of the compound in the metal present and that of the gangs, the type of the metal and the facilities available, environmental factors. These are the environmental factors which shows to use the ores to convert in concentrated. सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जो भी आपको ores मिलता है उसे पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद तेजी से उस पर वाटर की आप ड्रेसिंग करते हैं। जब आप वाटर उसमें से वो करोगे तो उसमें जो भी मेलिटी आपकी इम्प्योरिटीज होंगी या लाइटर और गैंग होंगे वो अलग हो जाएंगे, हैवी ऑर्स अलग हो जाएगा। सो दैट इज द प्लेटफॉर्म विद वेडिज, यानी कि भिगोने वाला, पानी से भिगोया जाता है उसे तेजी से प्रेस के साथ। फिर उसके बाद क्या करा, मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन से क्या होता है, जो उसके अंदर मैग्नेटिक वाली इम्प्योरिटीज होती हैं वो अलग हो जाती हैं, लाइक आयरन की है, हेमेटाइट है। ठीक है, ये प्रोसेस यूज किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए। आप एक तरफ से ऑर्स डालते रहते हैं, दूसरी तरफ मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है, जो मैग्नेटिक है वो अलग होता रहेगा, जो इम्प्योरिटीज है वो अलग होती रहेंगी। यानी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक गैंग आपका अलग अलग होता रहता है। इसमें नॉर्मली हम उनका यूज करते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। देखिए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस बिल्कुल ऐसा है जैसे दही आपका क्रीम से घी को अलग करना। ठीक है, आपने ऑर्स डाल दिया, ऑर्स डालने के बाद उसके अंदर हमने कलेक्टर्स मिक्स किए, स्टेबलाइजर्स मिक्स किए। कलेक्टर्स क्या होते हैं देख लीजिए स्टूडेंट्स। सो स्टेबलाइजर्स इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द फोर्थ। ठीक है, कलेक्टर्स जो उसे कलेक्ट करने का वर्क करते हैं वो आप उसमें मिक्स कर देंगे, रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। रोटेट होते साथ क्या होगा, वो वेदर यानी फॉर्म की प्रेजेंट में ऊपर आ जाएगा, गैंग नीचे रह जाएगा। सो इससे क्या होगा, आपके जो ऑर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। देखिए जैसे कि आप बटर और मिल्क को सेपरेट करते हैं, बटर ऊपर आ जाता है, तो फोर्थ जो होगा वो बबल्स की फॉर्म में अपने साथ सल्फाइड ऑर्स को पार्टिकल्स को ऊपर ले आएगा। नॉर्मली इस प्रोसेस का जो यूज करते हैं वो हम सल्फाइड ऑर्स में यूज करते हैं। वाटर में जो है जो पाइनॉल प्रेजेंट है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद डीप रिजेंट यूज कर लेंगे। अब डीप रिजेंट क्या होता है ये भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। ये 3 टर्म है इसमें, एक आपकी स्टेबलाइजर्स है, एक कलेक्टर्स है, एक डीप रिजेंट है। जब 2 सल्फाइड ऑर्स प्रेजेंट हो तो उसमें आप सोडियम साइनाइड मिल जाएंगे। सोडियम साइनाइड क्या करेगा, उन दोनों ऑर्स को भी अलग अलग कर देगा। ठीक है, लेड एस आपका देखिए पीबीएस अलग कर दिया, ZnS अलग कर दिया। अब ऑर्स से आपने क्या करा, सोलेबल ऑर्स निकाला। जैसे कि बॉक्साइड से आप क्या करते हैं, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस क्या है, लीचिंग प्रोसेस उसे उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, लाइक सिलिका अलग कर देगा। सो दैट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द ऑक्साइड ऑर्स। इम्प्योर एल्यूमिना ले लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, देखिए वेस्टेज उसमें से अलग हो जाएगा, जो आउटलेट होगा मिक्स कर दिया आपने उसके बाद इनलेट में। फिर वहां से वो क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। इस प्रोसेस को नीचे देख लीजिए, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा। सोडियम एल्यूमिनेट को आप क्या लेके जाएंगे, कार्बोनेशन टैंक में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास करेंगे, बना लेगा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उस हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पर और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्योर एल्यूमिना, और वाटर मॉलिक्यूल वहां से अलग हो जाएंगे। सो दैट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से आप ध्यान से देख लीजिए इससे स्ट्रक्चर में किस तरीके से आपके यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है ये। देखिए सिल्वर लिया, सोडियम साइनाइड उसमें मिक्स किया, ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व किया, क्या बन गया, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बन गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। फिर आपने उसमें जिंक मिक्स किया, जिंक मिक्स बनने के बाद क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, और सिल्वर ही हमें चाहिए था प्योर फॉर्म में। सो दैट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्स, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड लीचिंग प्रोसेस। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपके पास कंसंट्रेटेड और होता है जिसमें क्रूड मेटल प्रेजेंट होता है। यानी क्रूड क्या मतलब है, कि जिसमें कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट होता है 2 या 3%।
तो पहले आपने ऑक्साइड ऑफ ऑर्स में कन्वर्ट करा, फिर वो क्रूड मेटल में कन्वर्ट होगा। लाइक क्रूड कॉपर की बात करें तो क्रूड कॉपर का आप यूज नहीं कर सकते। कॉपर ऑर्स, फिर ऑक्सीडेशन किया उसका, कंसनट्रेटेड ऑर्स से ऑक्सीडेशन करके कॉपर ऑर्स बन गया, फिर क्रूड कॉपर बनेगा। सो 3 प्रोसेस रहते हैं आपके कंसनट्रेटेड ऑर्स से मेटल में कन्वर्ट होने में। पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्टिंग करेंगे ऑर्स की मेटल ऑक्साइड में, ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर रिडक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। देख लीजिए ध्यान से। अब जब आप ऑर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 प्रोसेस होते हैं, एक कैल्सलाइजेशन, एक रोस्टिंग। ध्यान से देखिए कैल्सलाइजेशन कैसे होता है आपका। लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की पास की जाती है, इसमें रेगुलेटरी फर्नेस का यूज किया जाता है, ऑक्साइड पाउडर का यूज किया जा रहा है, धीरे धीरे करके बस ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैल्सलाइजेशन इज कॉमनली यूज टू कन्वर्ट कार्बोनेट ऑर्स को ही कन्वर्ट करने में यूज किया जाता है। देखिए एग्जांपल, हेमेटाइट में देख लीजिए आप, कैलेमाइन में देख लीजिए, जिंक कार्बोनेट होता है आपका फॉर्मूला। लिमिटेड अमाउंट पास किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से डिस्चार्ज हो रही है। डोलामाइट, ये आपका मैग्नीशियम का ऑर्स होता है। देख लीजिए किस तरीके से मैग्नीशियम कैल्शियम ऑक्साइड अलग अलग हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। यू कैन नोट डाउन द रिएक्शन कंटिन्यूसली, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ कैंसिलाइजेशन। हेमेटाइट की रिएक्शन अभी आपको मैंने बताई थी। जब कैंसिलाइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, रोस्टिंग का देख लीजिए। रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, खूब ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। सो मेटल ऑक्साइड में वो जब कन्वर्ट होता है आपका रोस्टिंग प्रोसेस में, एयर की सप्लाई में कोई प्रेजेंट नहीं। अब ये कुछ एग्जाम्पल देख ले रोस्टिंग के। जिंक सल्फाइड, ऑक्सीजन नहीं था उसके अंदर प्रेजेंट, कार्बोनेट आयन भी नहीं था, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। सल्फाइड और उसके लिए नॉर्मली हम रोस्टिंग का यूज करते हैं। लेड सल्फाइड को देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको ध्यान से बहुत। देखिए कॉपर पायराइड के लिए देख लीजिए, इसमें भी सल्फर प्रेजेंट है। बस आपको ये देखना है कि वो कन्वर्ट किस में हो रहा है। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, रिएक्शन नोट करते चलिएगा हैंड टू हैंड। कॉपर पायराइड के लिए देख लीजिए, आयरस सल्फेट के लिए देख लीजिए, आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा और वो गैंग बना लेगा, आयरन सिलिकेट या स्लैग जिसे बोलते हैं हम, FeSiO3। गैंग फ्लक्स के साथ रिएक्शन करता है, स्लैग बना लेता है। अब ये फ्लक्स क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होंगी, रिएक्शन को आप नोट करते चलिएगा कंटिन्यूसली। देखिए कैंसलाइजेशन और रोस्टिंग 2 प्रोसेस होते हैं ऑर्स से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो और आपका जो ऑर्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेटल ऑक्साइड में। ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे मेटल ऑक्साइड को मेटल में। मेटल ऑक्साइड का रिड्यूसिंग वर्क करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे अप्लाई उस पर, तो वो क्या होगा, वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। कार्बन से जो नीचे वाली जो रिएक्शंस हैं उनके लिए आप लोग मोस्टली देखेंगे, क्योंकि कार्बन उन्हें ही डिस्प्लेस करेगी। जैसे जिंक ऑक्साइड नीचे है, देखिए जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया बिल्कुल अलग, दिखाई दे रहा हो। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां से बाहर निकल जाएगी आपकी। तो कार्बन केवल उन्हें ही डिस्प्लेस करेगी जो कार्बन के नीचे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। उसे बोलते हैं पायरोमेटलर्जी, थर्मोडायनेमिक्स। ये कुछ रिएक्शन है, नोट कर लीजिएगा इन्हें। रिएक्शन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एलिंगम डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखिए डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी चेंज, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी। देखिए इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में आपको सारी रिएक्शन जो है ऊपर की साइड जाती हुई दिख रही है। दिख रहा है ना स्टूडेंट, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन क्या है आपके आसानी से ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रही है। बट 2 रिएक्शन देखिए कार्बन की, देखिए एक कार्बन मोनोऑक्साइड वाले देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाली, 2 रिएक्शन नीचे आ रही हैं। तो कार्बन आपको पता है ये गैस फॉर्म में होता है और दोनों ही गैस प्रिपेयर कर रही हैं, इसीलिए ये जो है नीचे की तरफ दिखा रही है टेम्परेचर चेंज होने पर। और जो ये आपके पॉइंट दिख रहा है ना, एकदम झटके के साथ ऊपर उठ रहा है एकदम तेजी से, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। झटके के साथ जो एकदम तेजी से उठे, जैसे कि आपको सबसे ऊपर मरकरी का दिख रहा होगा, Hg का, उसके नीचे आप देखिए एल्यूमिनियम का दिख रहा होगा।
तो वहां पर क्या है, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, मेटल ऑक्साइड बना रही है। बट यदि गैस गैस में है तब वो नीचे की तरफ जाएगी, ध्यान से समझिए ना। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ जाएगी, क्यों, गैस पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देंगे। तो ये रिएक्शन आपकी इस तरीके से वर्क करेगी। ग्राफ इसे नोट कर लीजिएगा। डेल्टा जी, टी, डेल्टा एस और डेल्टा एच, इन तीनों के लिए टेम्परेचर के बेस पर गिवन है वैल्यू। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किस तरीके से एलिंगम ने डायग्राम को रिप्रेजेंट किया। 3-4 पॉइंट हैं इसके समझने लायक। उन 3-4 पॉइंटों को बिल्कुल समझ लीजिए कि जो एकदम से ऊपर को उठे झटके के साथ, वो मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है। उसके नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब वो गैस पार्टिकल्स हैं। टेम्परेचर हाई होने पर क्या होगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, एंथैल्पी नेगेटिव में जा रही है, वैल्यू सब नीचे आ जाएगी। और ऊपर की तरफ जा रही है तो एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ये तो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहां पर भी आपकी जो वैल्यू है वो एकदम झटके के साथ इंक्रीज होती है तो वो टेम्परेचर को वहां पर क्या है, मेल्टिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से वो उसकी क्या है, आपके गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है किलो जूल पर मोल में। और इधर टेम्परेचर में ग्राफ बना हुआ है उसका। चलिए कुछ रिएक्शन में देख लीजिए, जैसे कि ये आपकी रिएक्शन है। डिस्प्लेस वही करेगा जो उस रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर बैठा होगा, नीचे होगा तो नहीं डिस्प्लेस करेगा। लिमिटेशन नोट कीजिए, दे एज्यूम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम विच इज नॉट ट्रू। सेकंड, दे डोंट से एनीथिंग। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये तो नोट करी थी अभी आपने। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस में पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो डेल्टा एस यदि पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा सफिशियंट हाई टेम्परेचर पर। बहुत ध्यान से देख लीजिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट रहेगा। और एक और फॉर्मूला भी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी इन के। ये फॉर्मूला भी गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए है। फॉरवर्ड डायरेक्शन पीछे आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ डायरेक्शन। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरीके से रिएक्शन देख सकते हैं आप। ओवरऑल डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे रिएक्शन कितने भी स्टेप में क्यों ना हो जाए। देखिए एम एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स एम प्लस सी ओ। कार्बन यदि रिएक्शन करने लायक है, उससे नीचे की मेटल है, तो वो उसके साथ रिएक्शन करेगा। एम एक्स ओ इज इक्वल टू एक्स एम प्लस हाफ ओ टू। कभी इस तरीके भी रिएक्शन या रिडक्शन में होता है ऐसा। ऊपर आपका कैंसलाइजेशन हो रहा था। एक कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म्ड होता है। ये कुछ रिएक्शन स्टेप हैं जो आपके ब्लास्ट फर्नेस में भी होंगे आयरन में। यदि इनकम्प्लीट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कंप्लीट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो दैट इज द फाइनल रिएक्शन। रिएक्शन में 1 2 3 4 5 6, इन्हें ध्यान से देखिए आप। रिएक्शन में अलग अलग स्टेप पर अलग अलग रिएक्शन। कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो अलग है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अलग, और कार्बन के हाफ मॉलिक्यूल्स के साथ अलग रिएक्शन शो कर रहा है। इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनना है, कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो ओवरऑल क्या है, आपकी जो डेल्टा जी की वैल्यू वो नेगेटिव रहेगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। बहुत ध्यान से देख लीजिए। सो ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये टेम्परेचर और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में है। आपको पता होना चाहिए किस किस चीज के बेस में ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है। ये दोनों आपको रिक्शे दिखाई दे रही है। तो यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ गई। देखिए
ये दो लाइन आपको नीचे जाते हुए दिख रही होंगी, एक तो सीधी जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड वाली, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली नीचे जा रही है, क्योंकि इसकी यहाँ पर एंथैल्पी चेंज हो रही है, बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और ये दोनों ही गैस पार्टिकल्स हैं, गैस फॉर्म होने की वजह से ये ऐसा कन्वर्ट हो रहा है। आयरन ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। रोस्टिंग और कैंसलाइजेशन दोनों से आयरन मिलता है, दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए रोस्टिंग और कैंसलाइजेशन में जब आपको वॉलेंटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है तो रोस्टिंग और कैंसलाइजेशन दोनों प्रोसेस करते हैं। वाटर का रिमूव करेंगे, वाटर वेपर उड़ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं आयरन और उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। रिएक्शन देख लीजिए। स्टेप 1, स्टेप 2 रिएक्शन। फेरिक ऑक्साइड वहां पे आयरन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगी। तीसरी रिएक्शन में जो आपकी टोटल गिब्स एनर्जी रहेगी वो ये रहेगी, आपकी नेगेटिव ही रहनी है, क्योंकि एलिंगम डायग्राम हमें बताता है। सो गिब्स एनर्जी चेंजेस अगेंस्ट टेम्परेचर प्लॉट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, दैट इज एलिंगम डायग्राम। देख सकते हैं आप कैसे रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रही है आपकी। केवल कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने पर बहुत तेजी से एंथैल्पी जो है आपकी वो चेंज हो रही है, यानी जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शन होंगी। हायर टेम्परेचर मोर देन 2500 के आसपास होता है, स्लैग नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएगी, आयरन अलग हो जाएगा। हॉट एयर्स प्रेजेंट पास करी जाएंगी, उसमें से अलग होंगी। आयरन और ऊपर से पास कर रहा है, यहाँ पर एक पुली लगी होती है जो आयरन और उसको पास होने देती है। देखिए टेम्परेचर हॉट एयर्स का रहेगा 2200 दिखाया गया है, मैक्सिमम 2500 होता है। देखिए इसमें ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ आयरन रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद 500 से 800 के बीच में जो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है वो ये रिएक्शन है आपकी। फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है। Fe3O4 प्लस 4CO के साथ रिएक्शन करने पर अलग रिएक्शन बना रहा है। तो इसमें एक ही स्टेप है आपका -500 के पास। देखिए ये रिएक्शन दिखा रहा है इसमें एक पास हो रही रिएक्शन बीच में से कट लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाली। ये रिएक्शन आपकी 900 से 1500 के बीच में होंगी। हायर टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन का फेरिक आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इस तरह से पिग आयरन कंटेन करता है 4% कार्बन, जबकि दूसरी इम्प्योरिटीज जो सल्फर और फास्फोरस हैं वो भी उसमें प्रेजेंट होती हैं। इसे कहलाता है पिग आयरन। पिग आयरन, स्क्रैप आयरन, कोक और हीट, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वो कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे रह जाता है ओनली 3% कार्बन। देख लिए कैसे 3% कार्बन को रिमूव करते हैं। रेगुलेटरी फर्नेस का यूज़ करते हैं, प्योर आयरन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं उसे। कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो जाता है। स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ कमेंट भी करें। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए रिएक्शन, इसमें रिमूवर कर ली जाती है आपकी सिलिका इम्प्योरिटीज। देखिए सल्फाइड ऑर्स, आपको ये फॉर्मूले आपको पता ही थे। सल्फाइड ऑर्स में कौन कौन से रहते हैं? ऑक्साइड, कार्बोनाइट ऑर्स। ये कॉपर के लिए हैं स्टूडेंट्स, कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट, क्यूप्राइट, उसके बाद मेलेचाइट, फिर आर्जुनाइट। ये कार्बन ऑर्स हैं दोनों। देखिए ये दो अलग रिएक्शंस हैं। कॉपर ऑक्साइड की जब कोक के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। ये कॉपर पाइराइट, फॉर्मूला CuFeS2। कॉपर सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो सल्फर डाइऑक्साइड अलग है, क्यूप्रिक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड के कोक के साथ रिएक्शन करो, कॉपर अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फाइड ऑर्स, आयरन, सिलिका। रेगुलेटरी फर्नेस का यूज कर रहे हैं। देखिए तो ये आपकी रेगुलेटरी फर्नेस की रिएक्शन रहेंगी। स्लैग अलग हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन कर लेगा, आयरन सिलिकेट बना लेगा, आयरन सल्फाइड अलग, ऑक्सीजन अलग, कॉपर मेट में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सल्फाइड आपका।
आयरन सल्फाइड भी। ये है आपका बेसिमर कन्वर्टर, जिसमें आप सिलिका को हटाएंगे। सैंड और हॉट एयर इसमें होती हैं आपकी। देखिए आयरन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और आयरन ऑक्साइड फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर आयरन अलग हो जाता है। देखिए किस तरीके से आपको हायर टेम्परेचर पर आपका जो मेल्ट मतलब कि आयरन है वो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहा है, निकाल रहा है वहां से। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कितना हायर टेम्परेचर रहता है इसका। ब्लिस्टर कॉपर जिसे कहते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आपको पता ही है इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन पास होने पर ये अलग करता है प्योर कॉपर को। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का भी यूज करेंगे कॉपर के लिए हम, प्योर कॉपर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे कार्बोनेट ऑर्स होते हैं। जिंक के देख लीजिए, जिंक ब्लेंड है, जिंकाइट है, कैलामाइन है, ये सब जिंक के ऑर्स हैं। सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट ऑर्स, उनके लिए भी वैल्यू आप जिंक की देख लीजिए। देखिए जिंक प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है, -600 के पास है इसकी वैल्यू। रिएक्शन देख लीजिए 473 डिग्री टेम्परेचर पर। ये रिएक्शन नोट करते हुए चलिएगा आप लोग हाथों हाथ, क्योंकि आपके मोस्टली इसमें क्या पूछा जाता है, रिएक्शन के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, उसकी इक्वेशन लिखिए। नेक्स्ट देखिए जिंक ऑक्साइड कैसे बन गया, कोक के साथ रिएक्शन का, क्ले बन गया, क्ले अलग हो गया वहां से। जिंक ऑक्साइड इस तरीके से आपका अलग होता है। ये भी आपकी फर्नेस है। फर्नेस में क्या करते हैं उसे, उसके हायर मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम हीट करते हैं, और जैसी गैस प्रोड्यूस करोगे तो वो उसके साथ अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। देख रहा होगा स्टूडेंट, देखिए किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप अलग हो रहा है। सो 97% प्योर जिंक आपको जिंक स्प्लैनर में मिल जाता है। मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे वो। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर लेते हैं, जिससे जो आपकी लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए मेटल आपका फॉर्मूला तो आपने पढ़ा गिब्स एनर्जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NE0F। इस फॉर्मूले पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बात करता है आपका, एक तरफ प्योर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स और लूज, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, और E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेडॉक्स कपल। ये आपकी आपने सीरीज पढ़ी होगी, कोबाल्ट के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर, आयरन, कॉपर, कॉपर क्यूप्रिक में, हाइड्रोजन, लीड, टिन, निकल, आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम। इसमें जो नीचे वाली रिएक्शंस हैं जिनमें E0 की वैल्यू माइनस में है, उनके लिए हम यूज नहीं करते हैं, ऊपर वालों के लिए यूज करते हैं जिनकी वैल्यू प्लस में है। लेस रिएक्टिव मेटल आयन क्या करेगी, मोर रिएक्टिव मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी और लेस रिएक्टिव मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी, और मोर रिएक्टिव वाले आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कॉपर आयन के लिए देख लीजिए, आयरन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देगा, कॉपर को दे देगा, कॉपर आयन बन जाएंगे, कॉपर मेटल बन जाएगी, आयरन अलग हो जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहता है। ये कैथोड पर यूज हो रहा है, वो एनोड पर यूज हो रहा है आपका। सो प्रिकॉशंस क्या है, कंसीडर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रोलाइसिस, यूज सुटेबल मटेरियल एज द इलेक्ट्रोड, समटाइम फ्लक्स इज नीडेड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द मोल्टन मेटल। फ्लक्स की भी जरूरत होती है मोल्टन मेटल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम देखिए। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ाएंगे। थोड़ा सा और इस चैप्टर में रह गया है। स्टूडेंट्स वीडियोस को पसंद आए तो वीडियोस लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक्स माय डियर, लव यू फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली। गुड बाय क्लास 12।